नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। यूनिट 2 में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। लास्ट क्लास में हमने ये कंसेप्ट्स कवर किए थे, रियलाइजेशन और डुअल एस्पेक्ट, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। इसके बाद 3 कंसेप्ट बचे हैं, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। तो आई थिंक एक एग्जाम्पल बाकी था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में, एक इलस्ट्रेशन था, उसको पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उस इलस्ट्रेशन को भी। हाँ, ये रही वो इलस्ट्रेशन। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन तक, उसके बाद ये इलस्ट्रेशन है। यहाँ से इस चैप्टर से हम लोग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग शुरू कर चुके हैं। इस चैप्टर में काफ़ी सारे सम्स आए बीच बीच में, आप लोगों ने देखा। तो हम लोग मान सकते हैं कि थ्योरी में भी प्रैक्टिकल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देके अब समझना पड़ेगा अकाउंटिंग किस तरह से हो रही है। लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स में मैंने आपको समझाया था, तो वो सारे पॉइंट्स आई होप आपने नोट किए होंगे। और अभी जो मैं ये इलस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ, इसमें भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और धीरे धीरे समझते समझते करेंगे, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, आराम से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए ये इलस्ट्रेशन है, इसमें बोल रहा है डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है उससे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग में क्या है, पर्टिकुलर्स, 2 डेट दिए हुए हैं, मार्च 31 2019 एंड मार्च 31 2020। यानी कि 2 डेट्स पे बहुत सारे आइटम्स के डिटेल दिए हुए हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आइटम है कैपिटल, कैपिटल है 1 लाख एंड 31 मार्च 2020 में है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमको ढूंढना है। दूसरा आइटम है 12% बैंक लोन, ये है 1 लाख और 1 लाख दोनों डेट्स पे ही। तीसरा है ट्रेड पेबल 75,000 एंड 70,000। चौथा है फिक्स असेट्स 1,25,000 एंड 1,10,000। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000 80,000, इन्वेंट्री 70,000 80,000, कैश एंड बैंक 5,000 एंड 6,000। सभी का मतलब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। कैपिटल मतलब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है ओनर ने, उसको कैपिटल बोलते हैं। 12% बैंक लोन, यानी कि बैंक से लोन लिया गया 12% इंटरेस्ट पे। ट्रेड पेबल्स यानी कि ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जिनको हम लोगों को पैसा चुकाना पड़ेगा, उधार में हमने जिनसे ख़रीदा है, तो ये है क्रेडिटर्स आपके। फिक्स असेट्स यानी कि बिजनेस में जो यूज़ होने वाले मशीन्स या बिल्डिंग्स, ये जितने भी आइटम्स होते हैं इनको फिक्स असेट्स बोला जाता है, तो ये वो है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स, जिनको हमने उधार में सामान बेचा है, डेटर्स भी बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स को। और इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, हमारा कुछ स्टॉक बच गया होगा, नहीं बिका होगा, उसको यहाँ पे शो किया गया है। और कैश एंड बैंक तो आपको मालूम ही है। तो ये टोटल मिला के 3 इधर और 4 ऊपर, टोटल मिला के 7 आइटम है। इन सातों आइटम में कितने लायबिलिटी हैं और कितने एसेट्स हैं, पहले ये देखते हैं। क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कितने लायबिलिटी हैं और कितने एसेट हैं। पहला जो ये 2 है, 3 एक्चुअली, ये 3 ये हमारे लायबिलिटी हैं, और बाकी का जो ये है फिक्स एसेट्स और ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड कैश, ये हमारा असेट है। तो ये हो गई आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, इससे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ इन्होंने, फाइंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का हमें प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। 31 मार्च 2020 ईयर एंडिंग डेट है, मतलब ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 20 को
खत्म हुआ है। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का हमें प्रॉफिट निकालना है। और बैलेंस शीट जो बनानी है वो इस डेट में बनेगी, एंडिंग डेट में। वो 1 साल की पूरे पीरियड की नहीं बनती, वो एक डेट पे बनती है, लास्ट डेट पे। ठीक है, और प्रॉफिट भी लास्ट डेट का ही निकलता है। तो देखें कैसे सोल्यूशन किया इंस्टीट्यूट ने। सबसे पहले इन्होंने लिख लिया है इक्विटी इज इक्वल्स टू कैपिटल इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इक्विटी 1 लाख रुपए का है, यानी इक्विटी मतलब कैपिटल, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। लाइबिलिटी में इन्होंने 2 लाइबिलिटी ले लिए हैं, बैंक लोन एंड ट्रेड पेबल्स। लाइबिलिटी हमारे कितने थे? 3 लाइबिलिटी थे। तो कैपिटल तो ऊपर आ ही गया, एक कैपिटल हो गया और बाकी के 2 लाइबिलिटी हो गए। ये दोनों लाइबिलिटी में ही आते हैं। कैपिटल को इक्विटी बोलते हैं और बाद बाकी जो भी लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ये 2 पार्ट में तीनों लाइबिलिटी आ गए। तो 1 लाख ऊपर और ये 1 लाख, यहाँ 75,000 75,000, तो ये 1,75,000, यानी कि टोटल लाइबिलिटी हमारी हो गई 2,75,000। ठीक है जी। इसके बाद आ गया असेट। असेट में क्या क्या है? फिक्स असेट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड कैश एंड बैंक। 4 असेट है, ऊपर में हमने देख लिया। चारों के अमाउंट यहाँ पर दे दिए गए हैं, सबको जोड़ के आया देखिए 2,75,000 ही। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो लायबिलिटी होता है और एसेट होता है वो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, तभी जाके बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट टैली होना। तो एसेट्स और लायबिलिटी यहाँ पे इक्वल हो गया, यानी कि बैलेंस शीट टैली हो गया। तो इससे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा। इक्विटी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ये रही। इक्विटी है हमारी 1 लाख, लायबिलिटी है 1,75,000 टोटल। यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, इक्विटी है हमारी, ओहो, इक्विटी है हमारी 1 लाख, लायबिलिटी है 1,75,000, तो एसेट्स हो गया 2,75,000। ये रहा इक्विटी, ये रहा लायबिलिटी और ये रहा टोटल एसेट्स। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखा दिया गया। अब प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1,10,000, 80,000, 80,000, 6,000, 2,76,000। लाइबिलिटीज़ है 1 लाख प्लस 70,000, 1,70,000। और इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी करके यहाँ पे इन्होंने 1,06,000 का प्रॉफिट निकाल दिया है। न्यू इक्विटी माइनस ओल्ड इक्विटी करके इन्होंने 6,000 का प्रॉफिट निकाल दिया है। अच्छा, तो इस तरह से इन्होंने निकाला। एक आइटम मिसिंग भी था हमारे क्वेश्चन में, वो है क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो कैपिटल दिया हुआ है ना 1 लाख का, ये ओपनिंग कैपिटल है, हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, उससे प्रॉफिट भी निकल जाएगा और आपका क्लोजिंग कैपिटल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको करने में, इसीलिए। तो ये डेटा है हमारा 2019 का, यानी कि 31 मार्च 2019 का ये जो निकला है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब 31 मार्च 20 का इंस्टीट्यूट ने निकाला। यहाँ पे एसेट इनकी टोटल आ रही है यहाँ पे 2,76,000, लायबिलिटी टोटल इनकी आ रही है 1,70,000। तो इक्विटी इनका आ जाएगा जो मिसिंग था, इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 2,76,000 माइनस 1,70,000 करेंगे तो ये 1,06,000 का प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे ये जो मिसिंग पार्ट है ना, तो हमें निकालना क्या है? कैपिटल यानी कि इक्विटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन तो हमारा यही है ना, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद होगा, तो मैंने बताया था हमें निकालना है इक्विटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी, या कैपिटल आप जो भी बोल दो। तो हमें एसेट और लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारा इक्विटी आ जाएगा। तो एसेट की सारी वैल्यू दी हुई है 31 मार्च 20 की। देखो क्या क्या एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स है 1,10,000,
ट्रेड रिसीवेबल 80,000, ये भी 80,000 इन्वेंट्री और 6,000 कैश। तो ये टोटल एसेट यहाँ पे लिख दिया गया है, टोटल मिला के बना 2,76,000। ठीक है। लायबिलिटी क्या क्या है 2020 की, तो लायबिलिटी है हमारे पास 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का ये बैंक लोन है। ट्रेड पेबल से 70,000 का, और कैपिटल मिसिंग है। तो 1,70,000 ही हमारे पास अभी लायबिलिटी में है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2.76 लैक्स हमारे पास एसेट है, माइनस लायबिलिटी हमारे पास 1.70 लैक्स। तो हमारा इक्विटी आ गया 1.06 लैक्स, 1.06 लैक्स। तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया, यानी कि क्लोजिंग डेट में जो इक्विटी था वो ये आ गया। मतलब यहाँ पे जो आएगा फिगर वो यहाँ पे ओपनिंग में 1 लाख और यहाँ पे 1,06,000, ये क्वेश्चन मार्क जो था यहाँ पे 1,06,000 आ जाएगा। तो ये हमारा क्लोजिंग इक्विटी आ गया। अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। जो क्लोजिंग कैपिटल होगी उसको, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी? क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 1,06,000, और हमारी ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख। तो ये हमारी आ गई प्रॉफिट 6,000। तो ये है वो फॉर्मूला। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ये, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इससे आता है प्रॉफिट। तो आप ऐसे करके लिख लो, मैं फिर से लिखा देता हूँ। एक्चुअली मुझे ये हाथ से लिखना पड़ रहा है, इसीलिए लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग प्लीज़ इसके लिए मुझे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, माफ़ करिएगा। मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका, ये हो गया फॉर्मूला, इससे आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल तो दिया ही हुआ था 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से निकाल लिया। ये फॉर्मूला लगा के हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला। ठीक है। तो जो मिसिंग रहेगा उस हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा। मान लो यहाँ पे अभी इक्विटी मिसिंग था, तो हमने इक्वल टू इक्विटी कर लिया। हमारा कोई एसेट मिसिंग रहता तो हम लोग क्या करते, लायबिलिटी को इधर ले लेते, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट आ जाता। तो उस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन, आप लोगों ने अगर अलजेब्रा पढ़ा है तो आप लोग जानते हो इक्वेशन को कैसे बदला जाता है, और नहीं पढ़ा है तो अभी फ़िलहाल ये समझ लो, और आगे सम्स जब आएगा उस तरीके का तो हम लोग समझ लेंगे। तो ये चीज़ आप लोग लिख लो अपने कॉपी में, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट हमारा आया, ये भी मिट गया था, प्रॉफिट हमारा आया 1,06,000 माइनस 1 लाख।
इज इक्वल्स टू 6000, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे निकाल के दिया भी हुआ है। यहाँ पे देखो न्यू इक्विटी माइनस ओल्ड इक्विटी किया है, ये न्यू इक्विटी है वही क्लोजिंग वाला, और ये है ओपनिंग वाला। तो क्लोजिंग कैपिटल को न्यू इक्विटी बोल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल को ओल्ड इक्विटी बोल रहे हैं। तो आप एग्जाम में कोई भी लिख सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हो, न्यू इक्विटी माइनस ओल्ड इक्विटी भी लिख सकते हो। तो आपको न्यू इक्विटी ओल्ड इक्विटी में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्लोजिंग एंड ओपनिंग बोला, क्योंकि ये जो डेट होती है, लास्ट डेट जो होगा ना, जो भी देखो ये 19 से शुरू हो रहा है, 20 में ख़त्म हो रहा है, तो ये आपका ओपनिंग हो जाएगा और ये आपका क्लोजिंग हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर कोई एक्सपेंस लग रहा है कि हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि एक्सपेंस हो सकता है, तो उसका पहले ही हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं कि हाँ भाई इतना खर्चा हो सकता है, तो प्रॉफिट से उतना रुपया हम लोग अलग कर देते हैं। उसको बोलते हैं प्रोविजन बनाना, प्रोविजनिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब हमें लगता है कि कुछ एक्सपेंस होने वाला है, थोड़ा भी डाउट अगर है कि एक्सपेंस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम लोग प्रोविजन बना के उस एक्सपेंस की अकाउंटिंग कर लेंगे। लेकिन इनकम के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इनकम में अगर लगे कि कुछ इनकम होने वाला है तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे जब तक कि एक्चुअल में इनकम हो ना जाए, हमारे पास एक्चुअल में इनकम आ ना जाए, जब तक उसकी अकाउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? बेसिकली क्या होता है, ये जो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना, ये बिजनेस में होने वाले लॉसेस को कम करने के लिए बनाया गया है, और बिजनेस में दिखने वाले प्रॉफिट को ज़्यादा प्रॉफिट न दिखे, ओवर एस्टिमेटेड प्रॉफिट न दिखे, इस वजह से इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि प्रॉफिट जो है बढ़ा चढ़ा के हम लोग न दिखाएं अकाउंट्स में। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है बिजनेस में कि कई बार लगता है कि ये इनकम होने वाली है, बट वो इनकम होती नहीं है, और अगर अकाउंट्स में हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो बाद में हमें उस अकाउंटिंग को वापस से रिवर्स करना पड़ेगा, एंट्री बदलनी पड़ेगी जो हमने अकाउंटिंग कर लिया है। और कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने वाला है, दिसंबर में आ गया, और दिसंबर में हमको लग रहा है कि हमको कुछ इनकम होने वाला है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी, तो हमने उसकी अकाउंटिंग कर ली, तो दिसंबर का प्रॉफिट तो बढ़ गया, पर एक्चुअल में हमारा इनकम हुआ नहीं, और जनवरी में जाके पता चला कि वो इनकम अब होने ही नहीं वाली है। तो दिसंबर का प्रॉफिट तो हमारा इन्फ्लेट हो गया ना, वो बढ़ के दिख गया। तो इस तरह से अकाउंटिंग का जो रिजल्ट आएगा वो गलत आ जाएगा। तो इसीलिए कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि कोई अगर इनकम आपको लग रही है कि होने वाली है, तो उसकी अकाउंटिंग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअल में इनकम हो ना जाए, और एक्सपेंस को रिकॉर्ड तब करेंगे जब थोड़ा भी डाउट हो कि एक्सपेंस होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एक्सपेंस एक्चुअल में हो गया तो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी अलग करके रखा है, तो अकाउंट्स में ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपका ठीक ही आएगा। लेकिन अगर आपका खर्चा नहीं हुआ तो वो जो हमने प्रोविज़न बनाया था वो वापस प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, तो वो एक्चुअल रियल रिजल्ट ही दिखाता है कि आपने जो खर्चा सोचा था होगा वो हुआ नहीं, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो इसीलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया गया कंजर्वेटिज्म का। तो यहाँ पे इसी के बारे में लिखा हुआ है, और इसमें एक लाइन है, फॉर दिस कंसेप्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक है प्रूडेंस, दूसरा है न्यूट्रलिटी, तीसरा है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। प्रूडेंस का मतलब है, प्रूडेंस का मतलब है केयरफुल होना। अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं ना, बड़े केयरफुल तरीके से करते हैं। न्यूट्रलिटी का मतलब है अनबायस होना, या आप ऐसा समझो, नॉट नॉट गिविंग
एनी फेवर, किसी तरह का कोई फेवर हम लोग अकाउंटिंग करते समय किसी भी चीज़ को नहीं देते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाएंगे, न किसी के फेवर में जाएंगे न किसी के अगेंस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो प्रूडेंस का मतलब है केयरफुल रिकॉर्डिंग करना, न्यूट्रलिटी का मतलब है बिना किसी फेवर में गए अकाउंटिंग करना, और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सब चीज़ ठीक ठीक सही सही सच सच दिखाना। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। प्रूडेंस में बोल रहा है जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस विच आर टू बी गार्डेड एज वेल एज गेन्स विच आर अनसर्टेन। हम लोगों ने जैसे अभी बताया मैंने आपको कि जो भी पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस हैं उनको बचाने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, और जो होने वाले गेन्स हैं यानी कि प्रॉफिट्स हैं और जो अनसर्टेन हैं उनकी हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो इसको ही कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोला गया है, और इसी के लिए हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि क्या खर्चे हमारे होने वाले हैं और कौन से इनकम अनसर्टेन है, तभी हम लोग कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट है न्यूट्रलिटी। जैसे मैंने बताया किसी को किसी भी चीज़ के लिए हम फेवरेबल नहीं रहेंगे, ना इनकम के लिए ना कोई एक्सपेंस के लिए, एकदम न्यूट्रल होकर काम करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। तो ये इसको अनबायसनेस भी बोलते हैं, अनबायस्ड बोलते हैं। अनबायस्ड आउटलुक इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड सच पॉसिबल लॉसेस एज वेल एज टू एक्सक्लूड अनसर्टेन गेन्स। जो होने वाले पॉसिबल लॉसेस हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जो होने वाले अनसर्टेन गेन्स है उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। जो फायदा हमें लग रहा है होगा पर वो अनसर्टेन है, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग हटा देंगे। और जो होने वाले फ्यूचर में लॉसेस हैं, खर्चे हैं, उसकी अकाउंटिंग हम कर लेंगे, और ये करेंगे एकदम अनबायस्ड होकर के। अनबायस्ड होकर के मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, भेदभाव तो नहीं, पक्षपात के। और तीसरा है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे, और अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स वैल्यू भी निकल के आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का हमने कैलकुलेशन किया, उसका आया अमाउंट 1000 रुपया, लेकिन कोई और भी तरीके से उसका आ रहा है 1100 रुपया अमाउंट, तो हम लोग उसका ऑल्टरनेटिव वैल्यू को भी दिखाएंगे, उसका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करेंगे सही सही। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म में मेनली ये 3 कंसेप्ट्स हैं, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो कंसिस्टेंसी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।